हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन एग्जाम गुरु। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको एयरफोर्स वाई ग्रुप एग्जाम 2023 के लिए रागा का एक मिनी मॉक टेस्ट कंप्लीट करवाने वाला हूं। इस मॉक टेस्ट में मैंने 5 क्वेश्चंस मैथ्स, 5 क्वेश्चन जीके और 5 क्वेश्चन रीजनिंग के इंक्लूड किए हैं और ये सारे क्वेश्चंस एग्जाम पैटर्न ओरिएंटेड है और आने वाले एग्जाम में भी आपको इसी लेवल के क्वेश्चन देखने को मिलेगा। हमारे साथ आप भी इन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करते चलना और वीडियो के लास्ट में कमेंट करके बताना कि आउट ऑफ 15 आपने आज टोटल कितने क्वेश्चन सही किए हैं। इसके साथ ही दोस्तों, आपको इन सारे क्वेश्चंस का पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल एग्जाम ग्रुप पर मिल जाएगा और टेलीग्राम चैनल का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। चलिए दोस्तों, अब आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने स्क्रीन पे है। क्वेश्चन में कह रहा है कि इन विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज द ज्वाइंट सिटिंग ऑफ द लोकसभा एंड द राज्यसभा बीन प्रोवाइडेड। यानी कि दोस्तों, भारतीय संविधान में लोकसभा और राज्यसभा की जो संयुक्त बैठक होती है, इसके बारे में कौन से आर्टिकल में मेंशन किया गया है। तो यह मेंशन किया गया है दोस्तों आर्टिकल 108 में, यानी कि बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, राइट टू प्रॉपर्टी अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज ए। यानी कि दोस्तों, संपत्ति का अधिकार जो है वो किस प्रकार का अधिकार है। तो वर्तमान की अगर मैं बात करूं तो यह एक प्रकार का लीगल राइट है। दैट मीन्स कि सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। जबकि राइट टू प्रॉपर्टी इससे पहले क्या था दोस्तों, तो यह था आपका फंडामेंटल राइट, लेकिन बाद में इसे रिमूव कर दिया गया था। रिमूव कब किया गया है, तो 44th अमेंडमेंट हुआ था 1978 में और इसी अमेंडमेंट के थ्रू राइट टू प्रॉपर्टी को फंडामेंटल राइट से हटा करके लीगल राइट कर दिया गया है। तो आपके एग्जाम में अमेंडमेंट पूछ सकता है, ईयर पूछ सकता है और ये कौन सा राइट है इसके बारे में पूछ सकता है। तो तीनों फैक्ट आप लोग यहां से याद कर लेना। फिर है इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, धनु यात्रा इज करेंटली सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट। दोस्तों, यह जो धनु यात्रा है ना, यह मनाया जाता है उड़ीसा राज्य में, यानी कि ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। दोस्तों, यह आपका 11 दिनों का एक एनुअल फेस्टिवल है जिसमें लॉर्ड कृष्णा और उनके मामा के बीच की जो स्टोरी है, जो कहानी है, उसे ड्रामा के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। और दोस्तों, आपको मैं बता दूं कि सन 2014 ईस्वी में धनु यात्रा को नेशनल फेस्टिवल का भी यहां पर दर्जा मिल चुका है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 4 नंबर, व्हाट इज इंडियाज रैंक इन द वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023। 2023 का जो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स आया है, इसमें भारत का रैंक क्या है। तो दोस्तों, भारत का रैंक है 161, यानी कि बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। और अगर मैं बात करूं इस इंडेक्स में टॉप कंट्री की, तो सबसे पहले पोजीशन पर आता है दोस्तों नॉर्वे देश। फिर है इसके बाद अगला क्वेश्चन 5 नंबर, हु अमंग द फॉलोइंग इज द चेयरपर्सन ऑफ द जीएसटी काउंसिल। जो जीएसटी काउंसिल के चेयरपर्सन होते हैं वो कौन है, तो ये होते हैं दोस्तों यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। और दोस्तों, इस जीएसटी काउंसिल में टोटल मेंबर्स की संख्या 33 होती है। यह भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो इसे भी आप याद रखना। अब ये 33 मेंबर्स कौन कौन से होते हैं, तो 28 मेंबर्स तो आपके हो जाते हैं अलग अलग स्टेट के। इसके अलावा 2 मेंबर आपके सेंटर से आते हैं और बाकी के 3 मेंबर आपके यूनियन टेरिटरी से चुनकर आते हैं। इस प्रकार से मिलाकर टोटल इस काउंसिल में 33 मेंबर्स हो जाते हैं। तो यह था दोस्तों आपका 5 जीके का क्वेश्चन। अब इसके बाद हम देखेंगे मैथ्स के क्वेश्चंस। तो मैथ्स का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए और बी क्रमशः एक कार्य को 12 दिनों तथा 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं। वे 6 दिनों तक एक साथ मिलकर कार्य को करते हैं। शेष कार्य सी के द्वारा 12 दिनों में पूरा कर लिया जाता है। तो बी और सी एक साथ मिलकर उसी कार्य के 2/3 भाग को कितने दिनों में पूरा करेंगे। दोस्तों, बात कर रहे हैं यहाँ पर ए और बी की, तो हम इसी से अपने क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। ए अपने कार्य को 12 दिनों में कर ले रहा है और बी अपने कार्य को 20 दिनों में। तो हम इन दोनों की कार्य करने की डेज को मिलाकर के यह पता करेंगे कि टोटल कार्य कितना है। तो टोटल कार्य निकालने के लिए, यानी कि टोटल वर्क निकालने के लिए 20 और 12 का एलसीएम निकालना होगा। अगर आप 20 और 12 का एलसीएम निकालोगे तो इसका एलसीएम आ जाएगा दोस्तों 60। कितना आ जाएगा, 60। ये आपका हो गया टोटल वर्क, ठीक है ना। तो अगर ए 60 काम को 12 दिन में कर रहा है, दैट मीन्स कि प्रत्येक दिन वो 5 काम कर रहा होगा। सिमिलरली बी 60 काम को 20 दिनों में कर रहा है, यानी कि प्रत्येक दिन वो 3 काम कर रहा होगा। क्वेश्चन में क्या कहा है कि वे दोनों मिलकर एक साथ 6 दिनों तक काम करते हैं,
यानी कि 5 यूनिट काम ये कर रहा है और 3 यूनिट ए, दोनों मिलकर के एक दिन में 8 यूनिट काम करते हैं। तो 6 दिनों में कितने यूनिट काम करेंगे? 48 यूनिट। अब 60 यूनिट हमारे पास टोटल काम था, जिसमें से 48 यूनिट काम को किसने कर लिया? ए और बी मिलकर के। तो बच गया 12 यूनिट कार्य, और 12 यूनिट कार्य को सी 12 दिनों में कंप्लीट करता है। यानी कि दोस्तों सी के द्वारा डेली कितना काम किया जा रहा होगा? 1 यूनिट काम किया जा रहा होगा, तभी तो 12 दिनों में 12 यूनिट काम को खत्म कर ले रहा है। अब क्वेश्चन में पूछा गया कि उसी कार्य के 2/3 भाग को, तो जो 60 हमारा कार्य है ना, सबसे पहले हम इसका 2/3 निकाल लेते हैं। तो 3 से यह कटेगा 20 बार में, और 20 गुना 2 हो जाएगा 40। तो कहने का मतलब है कि जो 40 यूनिट काम है उसे बी और सी एक साथ मिलकर कितने दिनों में कंप्लीट करेंगे? तो बी करेगा 3 यूनिट काम, सी करेगा 1 यूनिट काम, दोनों मिलकर के 4 यूनिट काम कर रहे हैं। काम करना है टोटल 40, तो काम करने का जो समय मिलेगा यहाँ पर वो आपका हो जाएगा 10 दिनों का। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है दोस्तों 10 डेज। सभी को समझ में आ गया क्वेश्चन नंबर 1? अगर आपको समझने में प्रॉब्लम हुई है तो वीडियो को रिवाइंड करके एक बार फिर से देख लेना, मैंने सारे स्टेप बिल्कुल इजी वे में एक्सप्लेन किए हैं। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, एक कंपनी के लगातार 9 वर्षों का औसत 80 लाख रुपए है। अगर पहले 5 सालों का औसत 75 लाख रुपए है और पिछले 5 सालों का औसत 87 लाख रुपए है, तो 5वें वर्ष के लिए आय का पता लगाइए। तो इसके लिए हम क्या करते हैं दोस्तों कि इन दोनों का टोटल अमाउंट को ऐड करके इसके अमाउंट से माइनस कर देते हैं। तो सबसे पहले 9 वर्षों तक इसका जो एवरेज आय जो है वो 80 लाख का है, यानी कि इन 9 वर्षों में इसने टोटल 720 लाख यहाँ पर आय कमाए होंगे। फिर इसके बाद क्या कह रहा है कि 5 वर्षों का आय 75 लाख है एवरेज। तो देखिए अगले जो 5 महीने के लिए 75 लाख इनकम हुआ है, यानी कि इन 5 महीनों का जो टोटल इनकम होगा वो हो जाएगा आपका 375 लाख। फिर क्या कह रहा है कि पिछले 5 सालों का औसत 87 लाख था, तो अब जो 5 सालों का औसत है 87 लाख, तो इसमें से जो टोटल अमाउंट निकल कर आएगा वो आपका हो जाएगा 435 लाख। तो इन दोनों को ऐड कर दो, 435 और 375, 810 लाख हो जाएगा। और पहले कितना था? 720 लाख। तो दोनों को यहाँ पर आपको माइनस कर देना है, तो ये आपका हो जाएगा टोटल 90 लाख। यानी कि दोस्तों 5वें वर्ष का जो उसका एवरेज था ना इनकम, सॉरी एवरेज नहीं, जो इनकम था वो था यहाँ पर 90 लाख का। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2। फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। ए एक व्यवसाय को 20,000 रुपये में आरंभ करता है तथा बी कुछ समय पश्चात 25,000 रुपये के साथ व्यवसाय में शामिल होता है। यदि क्रमशः ए और बी का लाभ 1/2 के अनुपात में बांटते हैं तो क्रमशः ए तथा बी के निवेश का समय का अनुपात क्या होगा? यहाँ पर दोस्तों आपका इन्वेस्टमेंट का क्वेश्चन है, और इन्वेस्टमेंट के क्वेश्चन का फॉर्मूला क्या होता है? इन्वेस्टमेंट 1 × टाइम 1 डिवाइडेड बाई इन्वेस्टमेंट 2 × टाइम 2 इक्वल टू प्रॉफिट 1/प्रॉफिट 2। जहाँ पर इन्वेस्टमेंट 1 और 2 हो गया पहले दोनों व्यक्ति का इन्वेस्टमेंट, ये हो गया इनका टाइम, और ये हो गया इनका प्रॉफिट का रेशियो। तो इसी फॉर्मूले पर हम सारे डेटा को रख देंगे, हमारा टाइम निकल के चला आएगा। देखिए कैसे रखते हैं। सबसे पहले क्या दिया गया है? 2 क्वांटिटी है हमारे पास, ए है और बी है। ए के पास जो अमाउंट है वो है आपका 20,000 का, और बी के पास जो अमाउंट है वो है 25,000 का। अब मान लो कि ए ने x महीने के लिए अपना अमाउंट रखा होगा और बी ने y अमाउंट के लिए, तो इनका जो प्रॉफिट का रेशियो है वो यहाँ पर 1/2 आ रहा है। हम यहाँ पर क्या करेंगे? 0 से 0 को कैंसिल कर दिया, 5 से 4 बार में, 5 से 5 बार में, यानी कि 4 × x बटा 5 × y इक्वल टू हो जाएगा 1/2। तो हम कह सकते हैं कि y इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/2 × 5/4 क्रॉस मल्टीपल करने पर, तो ऊपर में हो जाएगा 5 और नीचे में हो जाएगा 8। यानी कि दोस्तों x ने अपने रुपीज 5 साल के लिए और y ने अपने रुपीज 8 साल के लिए रखा था। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका क्या? 5/8। सही है। इसके बाद अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। 30 मीटर लंबाई और 25 मीटर चौड़ाई वाली एक आयतकार मैदान के बाहर चारों ओर 5 मीटर की एक समान चौड़ाई वाला एक रास्ता बनाया गया है। तो रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। दोस्तों रेक्टेंगल का क्वेश्चन है, इसमें मैं आपको 2 फिगर ड्रॉ करता हूं। ये हमारा रेक्टेंगल है जिसका दिया गया है चौड़ाई और लंबाई कितना? 30 और 25। फिर इसके बाद एक और रेक्टेंगल में ड्रॉ कर दे रहा हूं, यहाँ पर भी 30 और 25 है, लेकिन इसमें फर्क क्या है? तो फर्क यहाँ पर यह है दोस्तों कि इसके चारों ओर एक 5 मीटर का क्या बन रहा है? चौड़ाई वाला रास्ता। यानी कि दोस्तों इधर भी 5 सेंटीमीटर इंक्रीज किया होगा, इधर भी 5 सेंटीमीटर इंक्रीज, इधर भी 5 सेंटीमीटर इंक्रीज और इधर भी 5 सेंटीमीटर इंक्रीज किया होगा। आपको बताना है कि रास्ते का क्षेत्रफल क्या है।
अगर हमें इस रास्ते का क्षेत्रफल निकालना है तो हम क्या करेंगे, पहले इस पूरे का क्षेत्रफल निकाल लेंगे और बीच का रेक्टेंगल का क्षेत्रफल घटा देंगे, तो जो बचा हुआ पार्ट रह जाएगा उसका हमें एरिया पता चल जाएगा। तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू विड्थ, तो 30 गुना 25 करोगे तो ये आपका हो जाएगा 750 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इधर भी आपका हो जाएगा लेंथ इंटू विड्थ, लेकिन लेंथ कितना हो जाएगा, पहले आपका लेंथ था 25 मीटर का, 5 मीटर ऊपर बढ़ा, 5 मीटर नीचे बढ़ा, यानी कि 10 मीटर और इंक्रीज किया होगा ना, तो यह बढ़कर हो जाएगा 25 से 35। फिर इसके बाद 30 मीटर का चौड़ाई था, 5 मीटर चौड़ाई इधर भी बढ़ा होगा और 5 मीटर इधर भी, तो ये बढ़कर हो जाएगा 40। अब 35 को 40 से मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करने पर इसका वैल्यू आएगा दोस्तों 1400। यानी कि दोस्तों एरिया को यहाँ पर अगर हम देखें पाथ को मिला करके तो 1400 सेंटीमीटर है और केवल रेक्टेंगल का 7 से 700 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पर से पाथ निकल जाएगा दोनों को माइनस करके, ये हो जाएगा आपका 650 सेंटीमीटर स्क्वायर इस पाथ का एरिया। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन है 5 नंबर। एक्स और वाई की आयु 6/5 के अनुपात में है और उनकी कुल उम्र 44 वर्ष है। 8 वर्ष के बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा, एक्स है और वाई है, ठीक है। तो मान लो यहाँ पर आपका 6p हो जाएगा इसका एज और इसका हो जाएगा 5p, ठीक है ना, रेशियो। और क्या रहा है कि दोनों का जो एज का सम है वो 44 साल है, यानी कि 6p प्लस 5p अगर हम निकालेंगे तो ये आपका हो जाएगा 44, यहाँ से हो जाएगा 11p बराबर 44, तो p बराबर हो जाएगा 4, ठीक है ना। और अगर p का वैल्यू 4 है यानी कि इन दोनों का एज क्या हो जाएगा, 4 गुना 6 तो 24 और 4 गुना 5 तो 20, ये हो जाएगा एक्स और वाई का एज वर्तमान में। क्वेश्चन में कह रहा है कि 8 वर्ष के बाद, तो 24 और 8 ऐड करने पर 32 मिलेगा, 20 में 8 करने पर 28 मिलेगा। 8 से 4 बार में, सॉरी 4 से 8 बार में, 4 से 7 बार में, यानी कि दोस्तों एक्स और वाई का जो एज का रेशियो है 8 वर्ष बाद वो हो जाएगा 8/7। यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो ये था दोस्तों आपका मैथ्स का टोटल 5 क्वेश्चंस। इसके बाद हम रीजनिंग के क्वेश्चन देखेंगे, लेकिन रीजनिंग के क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है आप सभी के लिए। आने वाले एयरफोर्स वाई ग्रुप एग्जाम के लिए अगर आप सेलेक्टेड क्वेश्चंस का इंपॉर्टेंट ईबुक परचेज करना चाहते हो तो मेरे व्हाट्सएप नंबर 9430042848 पर मैसेज कर देना। यहाँ पर आप 40 रुपीज़ का पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेजोगे तो मैं आप सभी के साथ ये वाला ईबुक शेयर कर दूंगा। दोस्तों इसमें आपके सुपर सेलेक्टेड क्वेश्चंस हैं जो आने वाले एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और इसी से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे भी जाएंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अपना रीजनिंग का क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन में है आपका नंबर सीरीज का, जिसमें कह रहा है कि श्रृंखला को पूरी कीजिए। एक यहाँ पर नंबर सीरीज दिया गया है, 3 है, 10 है, 101 है और क्वेश्चन मार्क है। तो देखते हैं यह सीरीज आगे कैसे बढ़ रही है। अगर हम इस 3 में खुद से मल्टीप्लाई कर दें यानी कि 3 से ही और 1 ऐड कर दें तो हमें क्या मिलेगा, 10 मिलेगा, ठीक है ना। सिमिलरली अगर हम 10 में 10 से मल्टीप्लाई कर दें और 1 ऐड कर दें तो क्या मिलेगा, 10 गुना 10 100 और 100 में 1 ऐड करोगे तो 101। यानी कि दोस्तों हमें सीरीज पता चल चुका है कैसे आगे बढ़ रहा है। अब अगला जो टर्म हम फाइंड करेंगे उसमें 101 में 101 से गुना करेंगे और इसमें 1 ऐड करेंगे। तो 101 को अगर आप 101 से गुना करोगे तो ये आपका आ जाएगा क्या, 10,101, ठीक है ना। और इसमें 1 ऐड करने पर ये आपका बन जाएगा 10,102। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति बिंदु ए से शुरू होता है, उत्तर की ओर 100 मीटर चलता है, उसके बाद 60 मीटर दक्षिण की ओर चलता है, उसके बाद 30 मीटर पूर्व दिशा की ओर चलता है और बिंदु बी पर पहुंच जाता है। तो बताइए कि बिंदु ए और बी के बीच की दूरी क्या है। दोस्तों यहाँ पर डिस्टेंस एंड डायरेक्शन का क्वेश्चन है। तो सबसे पहले मैं आपको डायरेक्शन बता देता हूँ। ऊपर में नॉर्थ, इधर साउथ, इधर ईस्ट और इधर वेस्ट होता है। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति ए से शुरू होता है और 100 मीटर उत्तर की ओर चलता है। तो मान लो कि कोई व्यक्ति यहां से चलना प्रारंभ किया, अब यहां से वो 100 मीटर नॉर्थ की ओर गया होगा पहले, ठीक है ना। उसके बाद वो 60 मीटर दक्षिण की ओर जाता है, यानी कि दोस्तों अभी वो कहाँ जा रहा था, अभी वो ऊपर की ओर जा रहा था ना, कितना 100 मीटर, और वापस यहां से मुड़ कर आ जाता है नीचे कहाँ तक, 60 मीटर तक। तो ये मान के चलो कि आपका 60 है और ये आपका 40 हो गया। अब 60 मीटर आने के बाद वह पूर्व दिशा में 30 मीटर चलता है, तो पूर्व दिशा की ओर मूव कर गया और इधर चलेगा 30 मीटर, ठीक है। इसे मैं हटा देता हूं। फिर वो क्या कह रहा है कि 30 मीटर चलने के बाद वो बिंदु बी पर पहुंच जाता है। तो ए और बी के बीच की दूरी क्या होगी। तो ए हमारा है इधर और बी उधर है, दोनों के बीच का डिस्टेंस कैसे फाइंड होगा।
एक मिनट रुक जाइए, मैं पेन का कलर चेंज कर लेता हूं। ए और बीच का दूरी, यानी कि ए और बी का दूरी यही है ना, तो इस दूरी को हम निकालने के लिए क्या करेंगे, यहां पर निकालने के लिए इसका क्या हो जाएगा 30 का स्क्वायर और ये आपका हो जाएगा 40 का स्क्वायर। तो 40 का स्क्वायर होता है दोस्तों 1600, 30 का स्क्वायर होता है 900, दोनों ऐड करोगे तो 2500, इसको अंडर रूट में ले लो, ये आपका हो जाएगा 50। यानी कि दोस्तों ए और बीच की दूरी 50 मीटर की है। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। यहां पर आपने इसे कैसे बनाया समझ लो, ये आपका 90 डिग्री है ना, तो ये आपका हाइपोटेनस हो जाएगा, ये बेस हो गया और ये परपेंडिकुलर हो गया। तो हाइपोटेनस निकालने का फॉर्मूला आप सभी को पता है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर और इसका अंडर रूट कर देते हैं तो हमारा हाइपोटेनस निकल कर आ जाता है। तो इसी फॉर्मूले का यूज करके हमने यहाँ पर ए और बी के बीच की डिस्टेंस फाइंड की है। फिर है इसके बाद अगला क्वेश्चन, नीचे दिए गए चित्र में जो वृत्त है यानी कि जो सर्कल है वो शहरी जनता को, जो आपका स्क्वायर है वो शिक्षित जनता को, और जो आयत है यानी कि रेक्टेंगल है वो कामकाजी जनता को, और जो आपका ट्रेंगल है वो चालाक जनता को सूचित करता है। तो आपको बताना कि चालाक जनता की संख्या क्या है। चालाक जनता किसके अंदर आएगा, तो ट्रेंगल के अंदर आने वाला नंबर आपका चालाक जनता का होगा। तो पहले तो आपका ये हो गया, फिर ये हो गया, फिर ये भी आ जाएगा, ये भी आ जाएगा और ये भी आ जाएगा। तो इन सभी को ऐड करके देखिए, 7 और 3 10, 10 प्लस 2 12, 12 5 17 और 17 प्लस 6 23। यानी कि दोस्तों यहाँ पर टोटल चालाक जनता की संख्या 23 है। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन है 4 नंबर, एक परीक्षा में पास होने वाले छात्रों में गुड्डू का स्थान ऊपर से 16वां तथा नीचे से 29वां है। 6 छात्रों ने परीक्षा में भाग नहीं लिया और 5 छात्र अनुत्तीर्ण हो गए हैं। तो परीक्षा में कितने छात्रों ने भाग लिया था। एक मैं लाइन ड्रॉ कर देता हूं और इस लाइन पर कह रहा है कि जो गुड्डू का स्थान ऊपर से 16वां है, गुड्डू अगर ऊपर से 16वां है, कहने का मतलब है कि इसके ऊपर में टोटल 15 व्यक्ति बैठे होंगे और नीचे से उसका स्थान 29वां है। तो अगर वो यहां तक 29 पोजीशन है और मैंने अभी आपको बताया कि इसके ऊपर में 15 विद्यार्थी हैं, तो इस पूरे लाइन में जो पास होने वाले विद्यार्थियों की संख्या है वो कितनी है, 29 प्लस 15 यानी कि 44। क्वेश्चन में पूछ रहा है कि कितने छात्रों ने परीक्षा में भाग लिया, तो 44 तो पास हो चुके हैं और 5 वैसे विद्यार्थी हैं जो फेल हो चुके हैं। तो इसे भी इनमें ऐड कर दो, टोटल विद्यार्थी जो एग्जाम में अपीयर होंगे उनकी संख्या यहाँ पर 49 है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 49। और अगर पूछता कि टोटल कितने छात्र कक्षा में मौजूद हैं, तब आपका आंसर हो जाता 55, क्योंकि 49 ऐसे कैंडिडेट हैं जो तो कि एग्जाम में अपीयर हो रहे हैं और बाकी के जो 6 कैंडिडेट हैं वो तो एग्जाम में भाग नहीं ले रहे हैं ना। तो अगर टोटल स्टूडेंट की संख्या पूछती तब आपका 55 आंसर होता, और टोटल वैसे स्टूडेंट की संख्या पूछिए जो परीक्षा में अपीयर हो रहा है, तब आपका राइट आंसर 49 हो जाएगा। फिर इसके बाद 5वां क्वेश्चन आपका एक फिगर वाला है। दोस्तों ये आपका वाटर इमेज का फिगर है, यानी कि ऊपर में जो बॉक्स दिख रहा है ना, अगर हम इसका नीचे में वाटर इमेज बनाएं तो कैसा बनेगा। तो गाइस वाटर इमेज एक्चुअली होता क्या है ना कि बिल्कुल आपका रेप्लिका बनता है। अगर आप देखोगे एल का अगर मैं वाटर इमेज बनाऊं तो ये आपका ऐसे बनेगा, पी का मैं अगर वाटर इमेज बनाऊं तो आपका ऐसे बनेगा, ए का मैं वाटर इमेज बनाऊं तो ऐसा बनेगा। तो आप समझ रहे हो कि यहाँ पर वाटर इमेज कैसे बनाना है। अगर हम इस फिगर को ध्यान से देखें ना, तो ए वाला जो आपका पार्ट है ना, ये आपका ऊपर में आ जाएगा, और ऊपर में अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर ये वाला पार्ट तो इससे मैच कर रहा है, लेकिन जो आपका एरो वाला पार्ट है ना वो यहाँ पर मैच नहीं कर रहा है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए गलत हो गया। ऑप्शन नंबर बी तो सीधे गलत हो जाएगा, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया कि ये वाला डॉट वाला जो पार्ट है वो इसके जस्ट नजदीक होना चाहिए, यानी कि यहाँ पर होना चाहिए। तो इस हिसाब से ये वाला भी पार्ट आपका गलत हो गया। सिमिलरली अगर हम फिगर 3 और फिगर 4 को ध्यान से देखें, तो फिगर 4 में क्या हो रहा है कि एरो वाला आपका पार्ट तो यहाँ पर है ही, और ये वाला डॉट वाला भी पार्ट है, लेकिन डॉट और एरो होना कैसे चाहिए इस चीज को ध्यान से समझ लो। तो देखिए डॉट एक आपका अंदर होना चाहिए और एक आपका बाहर में होना चाहिए। और अगर आप 4 फिगर को देखोगे ना, तो एक तो अंदर में है, लेकिन दूसरा जो यहाँ पर होना चाहिए उसकी जगह पर ये यहाँ पर है। तो ए वाला पार्ट इसका गलत है, तो केवल आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, क्योंकि ए वाला दोनों पार्ट यहाँ पर देखिए आपका मैच कर जा रहा है, एरो भी आपका सिमिलरली मैच कर जा रहा है, और नीचे वाला पार्ट भी आपका इससे मैच कर जा रहा है। सॉरी गाइज, 1 मिनट के लिए रुक जाओ आप सभी लोग। यहां पर मैंने एक चीज ध्यान नहीं दिया कि आपका जो वाटर इमेज है ना वो ऊपर की ओर बनाना है, ना कि नीचे की ओर। अगर नीचे की ओर बनाना होता तब आपका राइट आंसर सी ऑप्शन होता, लेकिन हमें ऊपर की ओर बनाना है ना, तो ऊपर की ओर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा, डी हो जाएगा। क्योंकि जो आपका फिगर इधर जा रहा है ये वाला एरो, वो आपका इस प्रकार से बनेगा, और ये जो आपका नीचे पार्ट में है ना लेफ्ट साइड में, वो ऊपर में चला जाएगा लेफ्ट साइड में,
जो नीचे आपका राइट साइड में है वो ऊपर में चला जाएगा राइट साइड में ही। तो डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगर आपसे पूछता कि साइड में इसका मिरर इमेज क्या बनता, तो फिर आप इसका रेप्लिका इधर बनाते। अगर लेफ्ट साइड में पूछता तो लेफ्ट साइड में बनाते। तो एग्जाम में जब भी ऐसे क्वेश्चन आए, एक बार आप इस एक्स एंड वाई के एक्सिस को देख लेना कि आपके किस साइड में मिरर इमेज या फिर जो भी इमेज बनाने के लिए पूछ रहा है वो यहाँ पर कहा गया है। अदरवाइज आप क्वेश्चन में टाइम भी दे दोगे और आपका क्वेश्चन यहाँ पर गलत हो जाएगा। तो ये था दोस्तों आज आपका पूरा मिनी मॉक टेस्ट, जिसमें मैंने आपको टोटल 15 क्वेश्चंस करवाए हैं। आप जल्दी से कमेंट करके बता दो कि टोटल कितने क्वेश्चंस आपके सही हुए हैं। और इसी तरह के वीडियोज अगर आप आगे भी देखना चाहते हो तो एग्जाम गुरु चैनल को सभी लोग सब्सक्राइब कर लें, इसके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, ताकि जैसे ही मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। मिलते हैं दोस्तों फिर से एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी को एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए बेस्ट ऑफ लक।